नमस्कार दोस्तों। आज हम पाठ क्रमांक 9 मेरे पिताजी इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कई कृतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसमें मधुशाला, मधुकलश, निशाने मंत्रन आदि। इस पाठ में लेखक ने गद्य संबंधी क्या है, देखिए, गद्य की कई विधाएं होती हैं और इस पाठ में जो विधा है वो है आत्मकथा। जिस तरह से आपको निबंध लिखन भी आते हैं, नदी की आत्मकथा, पेड़ की आत्मकथा, तो आत्मकथा हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं यानी खुद अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है, यादों के आधार पर लिखता है। इसमें निष्पक्षता आत्मकथा का एक आवश्यक पक्ष है। और प्रस्तुत पाठ में लेखक ने, बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा तथा विभिन्न उनके अच्छे जो गुण थे, देश काल आदि के बारे में संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। ये पाठ पूरक पठन में हमें पढ़ना है। आपको पाठ्यपुस्तक भी सामने रखकर इसको पढ़ना है। पाठ देखिए। पायोनियर प्रेस में, प्रेस जहाँ लिखाई छपाई का काम होता है, वहाँ पर प्रताप के समय की पाबंदी, समय का महत्व, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, हस्ताक्षर अच्छा होना चाहिए, लिखावट अच्छी होनी चाहिए, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र, बहुत ही नम्र, निश्चल, बहुत ही अच्छे व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको प्रसिद्धि दे दी, मतलब विशिष्टता दे दी। अपना काम खत्म कर, वो खुद का भी काम खत्म करते थे और वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। मतलब देखिए, काम में कितना लगन थी उनके मन में। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। देखिए, काम प्यारा होता है और काम से ही मनुष्य प्रिय बन जाता है। घर से दफ्तर 4 मील होगा। उनका घर का और दफ्तर का अंतर बताया, दूरी बताई। कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा ही ऐसा लगता है। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। देखिए, उनका एक पोशाक था, पहनावा था, काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फबती थी, बहुत ही सुंदर लगती थी, और दुपल्ली टोपी पहनते। जाड़ों में, सर्दी के दिनों में मेरी माँ के हाथ का बुना उन्हीं गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता था। तो ये उनका पहरावा हो गया। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी, विदेश से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी और मजबूत छड़ी साथ में रखते थे। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम, शिक्षा पिताजी ने कभी जरूर ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। आत्मरक्षा खुद की रक्षा के बचाव के लिए। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा
तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। अकेले सिर फेरे की बात समझी जा सकती है, चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी को दूसरे को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी तो है। इंसान मेल से रहने को बना है, मिलजुल कर रहना चाहिए। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन 4 दिन ये लड़ाई चलेगी, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। 2 4 10 12 100 50 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम खत्म होगा। ये तो हम भी जानते हैं। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे, मिलजुल कर रहे। एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेखक ने कितनी बड़ी बात कही है। पिताजी के बातों का असर हुआ उन लोगों पर। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। देखिए लेखक की कितनी अच्छी बात बताई यहाँ पर। मेरे पिता का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमित्तिक था। नियम से काम करना था। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि से निवृत्त होते और ठीक 3 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होंगी। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते। साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते और पूजा करने के लिए बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी। उस पर एक बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रहती। उस किताबों का नाम था, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम कृष्ण शिव गणेश हनुमान सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रहल रखकर उस पर पोथियां खोली जा सके। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं। पाठ वे सस्वर करते थे, जी हाँ, सुर में पढ़ते थे। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ, सप्रान और लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। देखिए किस तरह से पठन करते थे। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है और जब तक मैं उनके साथ रहा, हर दिन प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गए। मैं कल्पना करता हूँ, सोचता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था, जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। अब मैं ऐसा समझता हूँ, ये मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं जरूर मानता हूँ कि इन श्रवण यानी सुनना संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी, जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था, अवधी भाषा में, मानस की शैली में। जी हाँ, अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से, सोचने के लिए। मानस में वह बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से। कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज और अवधि एक भाषाओं के नाम है कि कविता मैं घंटों पढ़ सकता हूँ।
मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता मैं घंटे भर भी पढ़ूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ ये बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, बुरा लगता है। मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोश से उतरी हुई अधिक। बहुत सारे ढेर सारे शब्दकोश है, शब्द है उसमें, कारणों पर यह न जाऊंगा। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता। पिताजी को बहुत गुस्सा आता, माँ कांपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुंचे। देखिए समय कितना उनके लिए महत्वपूर्ण था। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आ जाता वे भोजन न करती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका दिन भर का उपवास होता। घर की 3 बुढ़िया, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती उनको। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक शुरू के वर्षों में वे प्रायः देर से लौटते, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते थे। बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी पढ़ते और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चलास तृप्त नहीं होती थी। चलने का शौक पूरा नहीं होता था, और रात को भी 2-3 मील घूम फिर आने को वे तैयार रहते थे। देखिए चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोए, उठते थे वे सुबह 3 ही बजे। देखिए जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती, गहरी नींद में सोना चाहिए। यानी कम घंटों की भी गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हल्दी नींद काम कर देती है। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है। इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मुझे 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, सोचने वाली बात है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोनिया पर रख दी। ये घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी और पायोनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहाँ वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई, भंगार वगैरह बेकार की चीज़ें में, तो पिताजी ने शायद 2 रुपये में ले ली। यह घड़ी बेहया साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही चली गई। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, पहले की घड़ियों में चाबी देना पड़ती थी। वह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। तिकोनिया और खाली, इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं। मेरे पिता के जीवन पर्यंत वह चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए हैं, अब भी वो चल रही है। मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र जी
जो फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्धि के खिलाड़ी, उसे अपने नाना की एक निशानी याद के रूप में ले गए थे। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, राम मतलब रामचंद्र जी के घर जाता हूँ, हीर फिर कर बार बार मेरी आंख उस घड़ी पर जा टिकती है। हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोज महोत्सव से उसने देखे हैं। कितने हर्ष विषाद, अश्रु हास, वाद विवाद, कितने क्रोध कलह, रोदन गायन, श्रम संघर्ष की वह साक्षी रही है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर न ई खुद आराम करत है, न केहू के आराम करे देत है। इसने कभी खुद आराम किया नहीं, और घड़ी चलती रहेगी तो दूसरे भी लोग आराम नहीं कर सकते। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया हो गया होगा कि ये एक जगह रख दी जाती है। अलार्म से आराम आया हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया है, और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। देखिए, इस पाठ में लेखक ने अपने पिताजी के जीवन चरित्र के बारे में पूरी कहानी बताई है। मतलब हम जब आत्मकथा निबंध लिखते हैं तो हमें मैं का प्रयोग, मेरा, मेरी, इस तरह से शब्दों का, सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस किताब को, इस पाठ को कौन सी उनकी किताब से लिया है? क्या भूलूं क्या याद करूं। जी हाँ, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो हो गया उनकी एक रचना का नाम। आपको इस पाठ को पढ़ना है और कुछ भी नहीं भूलना है, बल्कि याद करना है। तो स्वाध्याय भी भेज रहे हैं, तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।